हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके सामने स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूं। और अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखकर आइए। उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का सेकंड पार्ट। अभी तक आपने देखा कि जेनिफर नाम की एक महिला दो बच्चों को फॉस्टर केयर के लिए चुनती है। उन बच्चों का नाम था लाइला और मिली। इनकी उम्र थी 2 इयर्स और 4 इयर्स। अब जेनिफर नाम की ये महिला इन बच्चों के साथ आगे इस केस में क्या करती है, ये मैं आपको बताऊंगी कहानी के इस पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट में। शुरू में तो पैट्रिशिया ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसने बार बार देखा कि जब भी ये बच्चे जेनिफर के घर से वापस आते हैं तो इनके शरीर पर बहुत सारे ब्रूजेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा कंसर्न होने लगी। साथ ही इन बच्चों को, यानी कि माइली और लाइला को, इनको अभी तक अपनी बायोलॉजिकल माँ यानी कि टेसा और अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर जिनका नाम था पैगी, उनसे मिलने की परमिशन थी, यानी कि विजिटेशन राइट्स थे। ये दोनों बच्चे अपनी माँ और ग्रैंड मदर से मिलने भी जाते थे, उनके साथ भी रहते थे। और जब भी ये वहां से वापस आते थे उनके शरीर पर कभी भी ब्रूजेस नहीं होते थे। लेकिन जब कभी भी ये दोनों बच्चे जेनिफर के घर जाते थे तो हर बार इनके शरीर पर नए नए ब्रूजेस के निशान होते थे। अब जब पैट्रिशिया को बहुत ज्यादा कंसर्न होने लगा तो इसने ये सारे के सारे ब्रूजेस इस केस की वर्कर यानी कि समैंथा वाइट को रिपोर्ट किए। लेकिन समैंथा ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब भी ये अपने फॉस्टर केयर होम में जाते हैं तभी क्यों इनको ये सारी की सारी चोटें लगती हैं, जबकि ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग था। लेकिन समैंथा ने इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं किया, ना ही उसे ऐसा लगता है कि इस चीज की कोई भी परवाह थी। समैंथा अपने मंथली चेक्स के लिए इन बच्चों से मिलने के लिए जाती थी, जो कि मैंडेटरी था। जब भी ये बच्चे उस दौरान जेनिफर के घर में होते थे तो ये जेनिफर के घर में जाती थी। लेकिन जेनिफर ने समैंथा को बहुत ज्यादा पट्टी पढ़ा रखी थी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया हुआ था। शायद उसके सामने वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके शायद दोस्ताना रिश्ते हो गए थे। हालांकि इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आगे इस केस में जो कुछ भी हुआ उससे ऐसा लगता है कि समैंथा जेनिफर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थी। अब समैंथा को क्योंकि ब्रूजेस के लिए रिपोर्ट किया गया था तो उससे पूछना ही था कि ये ब्रूजेस बच्चों को कैसे लगे। जब भी वो जेनिफर से पूछती थी इन चोटों के बारे में, जेनिफर हमेशा नए नए बहाने बना देती थी। वो कहती थी कि बच्चों ने आपस में मारपीट कर ली है, वो गिर गए थे। कभी कहती थी सीढ़ियों से खेलते खेलते गिर गए। हमेशा ये नए नए बहाने बनाती थी और समैंथा हर बार ब्लाइंडली उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी। समैंथा ने वो सारे के सारे ब्रूजेस खुद भी देखे थे और उसको एक रिपोर्ट बनानी थी इनके बारे में। इसने इस रिपोर्ट में लिखा कि बहुत ज्यादा ब्रूजेस नहीं है, ज्यादातर छोटे अब ठीक हो चुकी हैं और कुछ खास नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि समैंथा के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो जेनिफर थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर काम करती थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ काम करती थी। और इस कारण से उसके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती थी। जो उसकी बॉस थी यानी कि मैरी, जो कि असिस्टेंट डीए थी और जुवेनाइल कोर्ट की जज भी थी, उसने भी समंथा के ऊपर प्रेशर बनाया था कि ये जितनी भी फॉस्टरिंग प्रोसेस है उसे जल्दी जल्दी पूरा किया जाए और जल्दी से इन बच्चों को जेनिफर को सौंप दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी था कि जितनी भी चीजें हैं जो कि खिलाफ जा रही हैं उन सबको इग्नोर कर दिया जाए और जितने भी कंपलसरी चेक्स हैं उनको भी इग्नोर कर दिया जाए। समंथा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया। हालांकि उसको ये सारे प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो एक सिंसियर वर्कर होती तो वो बिल्कुल आराम से मैरी को बता सकती थी कि उसको क्या लग रहा है, लेकिन शायद उसे खुद भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। शायद वो जेनिफर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थी। समैंथा ने बहुत जल्दी ही जेनिफर को अप्रूव कर दिया कि वो एक फुल टाइम फॉस्टर केयरर बन सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। उसने उन सारे के सारे ब्रूजेस और जितने भी अदर रेड फ्लैग्स थे उन सबके बारे में अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी और आगे इस बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। अब जल्दी ही जेनिफर और उसके हस्बैंड जोसेफ को इन बच्चों की फुल टाइम कस्टडी यानी कि फॉस्टर पेरेंट्स के रूप में कस्टडी दे दी गई। जुलाई 2015 में जेनिफर को ये दोनों बच्चे मिल चुके थे और यहां से ही जेनिफर का बिहेवियर अचानक से पूरी तरह से बदल गया। अब वो टेसा से बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करना भी बंद कर चुकी थी। टेसा, जो कि इन बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम थी, उसको पूरी तरह से इन बच्चों से कट ऑफ कर दिया गया। जेनिफर ने साफ साफ कह दिया कि वो टेसा को विजिटेशन राइट्स नहीं दे सकती और अब तुम अपने बच्चों से नहीं मिल सकती हो। उसने कहा कि यही इन बच्चों के लिए अच्छा होगा और मेरे घर में अच्छी तरीके से सेटल हो सकेंगे। साथ ही इनकी जो ग्रैंड मदर थी यानी कि पैगी, उनसे भी मिलने से इन बच्चों को मना कर दिया गया।
यानी कि बच्चे अपनी ग्रैंडमदर और अपनी माँ दोनों से पूरी तरह से कट चुके थे। जेनिफर ने इन दोनों बच्चों के आने की खुशी में एक हाउस पार्टी रखी। इस पार्टी में उसने अपने सारे पावरफुल पॉलिटिशियन फ्रेंड्स को इनवाइट किया। शायद वो इन बच्चों को मोहरों की तरह यूज कर रही थी। वो इनको दिखाना चाहती थी अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स को कि वो एक फैमिली पर्सन है, वो किस तरह से बच्चों से प्यार करती है, किस तरह से इसने दूसरे के बच्चों को अपने घर में रखा है। यानी कि एक बहुत ही अच्छी इंसान बन के शायद दिखाना चाहती थी। इस पार्टी में इसने इन दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल माँ टेसा और इनकी ग्रैंडमदर पैगी को भी इनवाइट किया था। लेकिन आपको ये जानकर शायद बहुत दुख होगा कि जब भी ये दोनों बच्चे अपनी माँ को और अपनी ग्रैंडमदर को देखते थे और उनकी तरफ भागने की कोशिश करते थे, उनसे मिलने की कोशिश करते थे, हर बार जेनिफर इनका रास्ता ब्लॉक कर देती थी। ये इनकी माँ और इनकी ग्रैंडमदर से इनको मिलने ही नहीं दे रही थी। अगर कभी ये इन सबको एक साथ देखती थी, तो इनको तुरंत ही एक दूसरे से अलग कर देती थी और इस तरह से पार्टी खत्म हो गई। इसके बाद कुछ हफ्ते बीत गए। आपको पता ही है कि माइली और लाइला इन दोनों को अपनी माँ से और ग्रैंडमदर से मिलने की परमिशन नहीं थी। तो इस चीज का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ इन बच्चों के ऊपर, क्योंकि अचानक से ही उन्होंने अपनी माँ से मिलना बंद कर दिया था और ये इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। अब इन बच्चों का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इन लोगों ने टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर दिया। ये लोग चीखने चिल्लाने लगते थे, जिद करने लगते थे। इसके अलावा अगर इनको समझाया जाता था, कोई काम करने के लिए कहा जाता था, तो बहुत ज्यादा वॉयलेंटली एक्ट करते थे। आखिर वो 2 इयर्स और 4 इयर्स के बच्चे थे और इन बच्चों से आप परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जेनिफर ने जब मां बनने का सोचा था, तो उसने इस तरह के सिनेरियो की कल्पना नहीं की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बच्चे उसकी जिंदगी में आकर बिल्कुल फिट हो जाएंगे, उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली बन जाएगी और उनकी फैमिली की छवि समाज में बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चों के टेंट्रम्स भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना होता है और बच्चों को ठीक तरीके से हैंडल भी करना होता है। लेकिन जब उसको परफेक्ट बच्चे नहीं मिले, जैसा कि वो चाहती थी कि उसे परफेक्ट बच्चे मिले, तो अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब उसने इन बच्चों को पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगा कि अगर मैं इनको पनिश करूंगी, तो ये बच्चे तुरंत ही परफेक्ट बन जाएंगे और मेरी परफेक्ट फैमिली फैंटेसी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से ये केस और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। पता नहीं किस कारण से, लेकिन जेनिफर लाइला को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। हालांकि उसका व्यवहार मिली के साथ भी बहुत ही बुरा था, लेकिन लाइला के बारे में कुछ ना कुछ था जो कि जेनिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब आपको पता ही है कि लाइला नॉन वर्बल थी, यानी कि बातचीत बिल्कुल नहीं करती थी। इसलिए जेनिफर को शायद उसको कंट्रोल करना और ज्यादा कठिन लगता होगा। इस समय जेनिफर को चाहिए था कि वो लाइला के प्रति अपना प्यार शो करे, उसकी केयर करे और धीरे धीरे करके लाइला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसे ऐसा लगता था कि मुझे इसे पनिश करना चाहिए, सिर्फ 2 इयर्स की बच्ची को पनिश करना चाहिए और इस तरह से वो उसको सुधार पाएगी। जब भी लाइला मिसबिहेव करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जिद्दी थी, जब भी वो मिसबिहेव करती थी, जेनिफर उसकी कलाई से उसको पकड़ लेती थी, घसीटती हुई उसको उसके रूम में ले जाती थी और उसको अंदर लॉक कर देती थी। इसके अलावा सीढ़ियों से भी ये लाइला को ऊपर नीचे घसीटती हुई ले जाती थी। और आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि लाइला सिर्फ 2 इयर्स ओल्ड थी। कई बार वो चल नहीं पाती थी, जब उसको घसीटा जाता था तो वो जमीन पर उसको ड्रैग करती हुई ले जाती थी। इसके अलावा वो लायला को हर समय थप्पड़ मारती रहती थी, जगह जगह उसको हिट करती रहती थी। इसके अलावा वो लायला की आर्म यानी कि बाह को भी ट्विस्ट कर देती थी, मोड़ कर उसकी पीठ के पीछे लगा देती थी जब तक वो चीखने ना लगे। कई बार वो लायला को बिस्तर पर फेंकती थी और बेल्ट से उसको कोड़ों की तरह मारती थी, बुरी तरीके से उसकी पिटाई करती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि लायला को तो समझ में भी नहीं आता होगा कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ 2 इयर्स ओल्ड थी। जब लायला जमीन पर गिर जाती थी, तो जेनिफर उसको लातों से मारती थी और इस तरह से उसके जितने भी पनिशमेंट थे, वो और ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। वो मिली की भी पिटाई करती थी, लेकिन लायला के साथ उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा गंदा था। मुझे ऐसा लगता है कि मिली थोड़ी बड़ी थी, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती होगी, उसे पता होगा कि अब उसको पनिशमेंट मिल सकता है। लेकिन लायला को क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसकी ज्यादा पिटाई होती थी, उसके साथ व्यवहार और भी ज्यादा गलत किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिली अपनी छोटी बहन के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। और इधर मिली को अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का अब्यूज होता हुआ देखना पड़ रहा था। अब वो कई बार अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में आ जाती थी, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस दौरान जेनिफर मिली की भी बुरी तरीके से पिटाई करती थी।
लेकिन कहीं ना कहीं जेनिफर को ऐसा लगता था कि मिली बातचीत कर सकती है, इसीलिए हो सकता है कि वो किसी बाहर वाले को इस अब्यूज के बारे में इन्फॉर्म कर दे। उसने मिली को बहुत ज्यादा डरा धमका रखा था कि तुम्हें किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है, वरना मैं तुमको और तुम्हारी बहन को बुरी तरीके से पीटूंगी और भी ज्यादा तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। और इस कारण से मिली बहुत ज्यादा घबराती थी, स्पेशली अपनी बहन के लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित थी। डर के कारण मिली ने कभी भी किसी को भी एक भी शब्द इस अब्यूज के बारे में नहीं बताया। इधर जो जेनिफर थी वो और ज्यादा अब्यूज के प्रति कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ करके वो बच जाएगी। उसे पता था कि सेमेंथा वाइट यानी कि केस वर्कर एक तरह से उसकी पॉकेट में है और वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। अब जेनिफर ने मिली और लाइला दोनों को और भी ज्यादा पनिश करना शुरू कर दिया। जब भी उसको मौका मिलता था वो उनको पनिशमेंट देती थी और ये पनिशमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। जेनिफर ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाउस होल्ड रूल्स सिस्टम शुरू कर दिया था और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से रूल्स थे जो कि हर समय यानी कि बार बार बदलते रहते थे और इन दोनों बच्चों को उसको फॉलो करना कंपलसरी था। अगर लाइला या मिली इन दोनों में से कोई भी रूल्स ब्रेक करते थे तो उनको सीवियरली पनिश किया जाता था। और ये जितने भी रूल्स थे ये बहुत ही अजीब थे, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेवकूफी भरे थे। जैसे कि एक रूल ये था कि अगर लाइला या मिली तैयार होने में बहुत टाइम लगाएंगे तो उनकी पिटाई की जाएगी, या फिर अगर वो कार में कहीं जा रहे हैं और इनमें से अगर कोई भी सो गया तो उसको भी बुरी तरीके से पीटा जाता था। इसके अलावा अगर इन दोनों में से कोई थोड़ा सा भी ज्यादा खाना खा ले तो उसकी भी पिटाई की जाती थी। अब इन बच्चों को कितना खाना खाना है या कार में किस तरह से नहीं सोना है, ऑब्वियसली इनको बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ 2 and 4 years ओल्ड थे। एक बार ऐसा हुआ कि मिली कोई काम बहुत तेजी से नहीं कर रही थी तो जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसके ऊपर जंप किया, फिर उसकी एड़ी या उसके एंकल को ट्विस्ट करके बुरी तरीके से मोड़ कर उसके ऊपर बैठ गई और उस दौरान मिली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और एक बार ऐसे ही हुआ जबकि मिली ने खाना खाने से मना कर दिया, शायद उसका मन नहीं होगा, तब जेनिफर ने जबरदस्ती उसको इतने ज्यादा मैश्ड पोटैटोज खिलाए कि उसको वॉमिट हो गया और उसके बाद जबरदस्ती मिली को उस वॉमिट को खाने के लिए मजबूर किया गया। जेनिफर धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया है और उसको इन बच्चों को टॉर्चर करने में अब मजा आने लगा है। अभी तक हम जेनिफर की बात कर रहे थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस घर में उसका हस्बैंड जोसेफ भी रहता था और वो इस दौरान क्या करता था, क्या वो भी बच्चों को टॉर्चर करता था या नहीं करता था। तो इस बारे में ये पता चला है कि जोसेफ को इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि उसके घर में अब्यूज चल रहा है और उसको इन बच्चों की बुरी कंडीशन के बारे में भी पता था। लेकिन उसने कभी भी कुछ भी नहीं किया, उसने कभी भी टांग नहीं अड़ाई, ना उसे कुछ खास चिंता हुई। उसको कोई परवाह नहीं थी कि इन बच्चों को उसकी वाइफ किस तरह से ट्रीट कर रही है। उसका चुप रहना यही दर्शाता है कि वो अपनी बीवी के साथ पूरी तरह से यानी 100% सहमत था और उसके एक्शंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। हालांकि उसने बच्चों को बहुत ज्यादा कभी टॉर्चर किया इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया जाता है कि उसने भी कई बार इन बच्चों को थोड़ा बहुत पीटा था। ये कहा जा सकता है कि जोसेफ भी इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। भले ही वो बच्चों को उस तरह से टॉर्चर नहीं कर रहा था, लेकिन वो उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा था और कभी कभी उनकी पिटाई वो भी कर रहा था। ना तो वो किसी भी तरीके से जेनिफर से ब्रेन वॉश्ड था, ना ही मैनिपुलेटेड था, लेकिन फिर भी वो जेनिफर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, चुप रहकर। अब हम अगस्त 2015 की तरफ चलते हैं। अभी तक मिली और लाइला की केयर करते हुए इनको करीब 1 मंथ हो चुका था। इधर जो इन बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम थी यानी कि टेसा, वो अपने बच्चों के बारे में काफी चिंतित थी क्योंकि वो पूरी तरह से इससे कट ऑफ हो चुकी थी। टेसा लगातार जेनिफर से विजिटेशन के लिए कह रही थी, यानी कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन जेनिफर लगातार उसको मना कर रही थी। हालांकि टेसा को कोर्ट ने अलाउ कर रखा था विजिटेशन के लिए, लेकिन जेनिफर लगातार ये कह रही थी कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अब जो टेसा थी उसने अपने बच्चों की फोटोज मांगना शुरू कर दिया। टेसा ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिल नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चों की अपडेटेड फोटोज भेजती रहा करो। अब जेनिफर मिली की डिफरेंट पिक्चर्स टेसा को भेजा करती थी जिसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज करती हुई दिखती थी। लेकिन टेसा ने जल्दी ये रियलाइज किया कि जितनी भी पिक्चर्स उसको लाइला की भेजी जाती थी वो सारी पिक्चर्स ओल्ड पिक्चर्स थी, उसको लेटेस्ट पिक्चर्स नहीं भेजी जा रही थी। अब टेसा ने इससे कहना शुरू किया कि मुझे लाइला की लेटेस्ट पिक्चर्स चाहिए। अब जेनिफर ने लाइला की एक लेटेस्ट पिक्चर ली। उसे अब ये पता था
कि टेसा चुप नहीं रहेगी अगर उसको अपडेटेड फोटो ना भेजी गई। अब जो पिक्चर उसने लाइला की भेजी, उसमें इसकी ब्लैक आई साफ नजर आ रही थी, यानी कि उसकी आंख पर अच्छी खासी चोट लगी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जेनिफर इस अब्यूज को करती हुई कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरीके की पिक्चर में टेसा को भेज दूं, उसको कोई भी शक नहीं होगा। जबकि इस पिक्चर को देखकर कोई भी समझ सकता था कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ अब्यूज हो रहा है। वो अपने खिलाफ फिजिकल एविडेंसेस खुद ही भेज रही थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें आगे चलकर उसके खिलाफ ही सबूत बनने वाली हैं। उसको लग रहा था कि उसके पॉलिटिशियन फ्रेंड्स हैं, केस वर्कर समंथा वाइट उसकी मुट्ठी में है, इसीलिए कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही टेसा ने इस पिक्चर को देखा, वो तुरंत ही समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसने तुरंत ही इस ब्लैक आई की कंप्लेंट किससे की? उसने ये कंप्लेंट की समंथा वाइट से, जो कि केस वर्कर थी और जिसके बारे में आप देखते ही आए हैं कि उसको कितनी ज्यादा इन बच्चों की चिंता थी। उसने समंथा को रिपोर्ट किया, लेकिन समंथा ने कोई भी परवाह नहीं की। इस बात की कभी भी जांच नहीं की गई। इसके अलावा जो टेसा को इस पिक्चर को देखकर चिंता हुई, वो ये थी कि लायला बहुत ज्यादा अंडरवेट नजर आ रही थी। अब टेसा ने अपनी बेटियों से मिलने की डिमांड करनी एक बार फिर से शुरू की। उसने कहा कि मुझे विजिटेशन राइट्स हैं और मैं उनसे मिल सकती हूँ। लेकिन हर बार जेनिफर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कभी वो कहती थी कि किसी भी बच्ची को फीवर हो गया है, कभी कह देती थी कि बच्चे जिम्नास्टिक क्लास में गए हैं। इस तरह से बहुत सारे बहाने वो बनाती जा रही थी, और इसी कारण से अब टेसा का शक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब तक बहुत सारे लोगों ने लाइला की कंडीशन को नोटिस करना शुरू कर दिया था। वो देख रहे थे कि इस 2 साल की बच्ची के शरीर पर बहुत सारे ब्रूजेस हैं, उसकी ब्लैक आई भी हो चुकी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भी किसी ने भी इस बारे में किसी को रिपोर्ट नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इधर समंथा वाइट हर महीने इन बच्चों से मिलने जा रही थी, लेकिन कुछ भी नोटिस नहीं कर रही थी। सितंबर 2015 में एक बार ये फिर से इन बच्चों से मिलने के लिए गई, और तब इसने देखा कि लाइला के पैर पर कुछ ब्रूजेस हैं जो कि फ्रेश हैं। जब इसने जेनिफर से इस बारे में पूछा, तो जेनिफर ने बताया कि लाइला स्कूल में लड़ पड़ी थी किसी बच्ची के साथ, और इस लड़ाई झगड़े के कारण इसके पैरों में ब्रूजेस आ गए थे। अब समंथा ने एक काम किया जो कि थोड़ा ठीक था, कि उसने स्कूल जाकर इस बारे में पूछा, यानी कि उस डे केयर में जाकर पूछा कि क्या लाइला नाम की किसी बच्ची का किसी और बच्ची के साथ झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था। अब इस डे केयर वालों ने एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा किया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइला नाम की कोई भी इस तरह की बच्ची नहीं आती है। उसका तो इस स्कूल में एनरोलमेंट कराया ही नहीं गया है। इसका मतलब ये था कि जेनिफर इस बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रही थी। वो समंथा वाइट यानी कि केस वर्कर को झूठ बोल रही थी कि बच्ची डे केयर में जाती है। अब समंथा ने जेनिफर को फोन किया, उससे ये सारी बातें पूछी, तो जेनिफर हंसने लगी, बहुत सारे झूठ बोलने लगी। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली मैंने अभी हाल ही में इस डे केयर को चेंज करवाया है, अब वो नए डे केयर में जाती है। अब समंथा को इस नए डे केयर का नाम बताया गया। अब समंथा ने इस न्यू डे केयर में फोन किया लाइला के बारे में पूछताछ करने के लिए। इस न्यू डे केयर ने भी यही इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर लाइला नाम की ऐसी कोई बच्ची नहीं आती है, यानी कि इस बार भी जेनिफर झूठ बोल रही थी। लेकिन समंथा ने इस बारे में कुछ खास पूछताछ जेनिफर से नहीं की। जब भी उसने जेनिफर से इस बारे में पूछा, जेनिफर ने कोई ना कोई बहाना बना दिया, कोई ना कोई झूठ बोल दिया, और समंथा ने ऐसा लगता है कि बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। समंथा ने ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी, और ये बातें वो भूल चुकी थी। अब हम अक्टूबर 2015 की तरफ चलते हैं। इन बच्चों को इस घर में रहते हुए 3 मंथ्स हो चुके थे। अब चीजें और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि जेनिफर आसानी से बचती जा रही थी। इस कारण से उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके पनिशमेंट्स और ज्यादा सीवियर होते जा रहे थे। अब वो लाइला को हैवी ऑब्जेक्ट से हिट करने लगी थी। वो कोई भी हैवी चीज उठाती और लाइला को कहीं पर भी मार देती। उसके पेट पर, उसकी पीठ पर, उसकी थाइस पर, ऐसी जगहों पर जहां पर कपड़े रहते हैं और वो सारी चीजें लोगों को दिखाई ना दें। अब लाइला की पिटाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसको बुरी तरीके से बार बार मारा जाता था। एक बार ऐसे ही किसी हैवी ऑब्जेक्ट से जब वो लाइला को पीट रही थी, तब अचानक ही लाइला के पैर की हड्डी टूट गई। अब जेनिफर को लाइला को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जब हॉस्पिटल वालों ने वहां पर पूछताछ की कि किस तरह से ये हुआ, तो लाइला ने एक बार फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि जिम्नास्टिक क्लास में इसको ये चोट लगी है। हालांकि लाइला का जिम्नास्टिक क्लासेस में नाम लिखवाया ही नहीं गया था। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ था। हालांकि वो जिम्नास्टिक क्लासेस जाती थी, अपनी बड़ी बहन को सिर्फ देखती रहती थी वहां बैठकर। उसकी बड़ी बहन यानी कि मिली का नाम वहां पर एनरोल कराया गया था।
अब समैंथा को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करना था कि इस बच्ची के साथ आखिरकार हुआ क्या था। ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ थी। समैंथा जिम्नास्टिक क्लास पहुंची। वहां पर वो एक कमरे में बैठी रही। उसने किसी भी व्यक्ति से वहां पर बातचीत नहीं की। ना ही वो किसी जिम्नास्टिक क्लास में पहुंची, ना वहां के टीचर्स से बात की। यानी कि उसने वहां पर किसी से बात की ही नहीं और ना ही किसी बच्चे से बात की। वो वहां पर जाकर बस एक रूम में बैठी रही और वापस आ गई। अब आप पूछेंगे कि वो वहां पर गई ही क्यों? क्योंकि इसको वहां पर अपने फॉर्म में एक बॉक्स को फिल करना था, या हम कह सकते हैं कि बॉक्स को टिक करना था, जिसमें लिखा था कि क्या आप जिम्नास्टिक क्लास गई थी वहां पर इंक्वायरी करने के लिए। अब समैंथा फॉर्म को फिल कर चुकी थी, जिसके अनुसार वो वहां पर गई थी। अगर वो वहां पर किसी भी टीचर से एक बार बात कर लेती तो उसे पता चल जाता कि लायला को वहां पर रजिस्टर ही नहीं कराया गया था, और ये भी एक बहुत बड़ा झूठ था। समैंथा अगर ठीक से अपनी जॉब कर लेती तो आगे चलकर जो एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था उसको टाला जा सकता था और इन दोनों बच्चों को इस घर से निकाला जा सकता था। लेकिन समैंथा वाइट इस केस की सबसे बड़ी फेल्योर है। कुछ दिनों के बाद लाइला का पैर थोड़ा सा ठीक होने लगा था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और तब एक दिन एक बार फिर से जेनिफर लाइला की किसी हैवी ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा पिटाई कर रही थी, और तब लाइला की हाथ की हड्डी टूट गई। अब इस बार जेनिफर को पता था कि अगर वो एक बार फिर से हॉस्पिटल जाएगी तो वो फंस सकती है। वो बार बार ये एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकती थी हॉस्पिटल में कि ये हड्डी कैसे टूट रही है बार बार। लोगों को उसके ऊपर शक हो सकता था। अब उसने लाइला का कोई भी इलाज नहीं किया। जब उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गई तो उसकी जो फ्रैक्चर्ड बोन थी वो सही होने का सवाल उठता ही नहीं था। अब आपको पता ही है कि एक टूटी हड्डी के साथ अगर कोई बच्चा रह रहा है तो वो कितने ज्यादा पेन में होगा। लेकिन जेनिफर ने लाइला को इसी कंडीशन में छोड़ दिया। अब लाइला की जो आर्म थी वो बहुत ज्यादा डीफॉर्म हो चुकी थी, उसका शेप पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अगर समैंथा वाइट अपनी विजिट के दौरान इस चीज पर ध्यान दे देती तो बहुत कुछ किया जा सकता था। अब हम चलते हैं 2 नवंबर 2015 की तरफ। अब इन बच्चों को इस घर में रहते 4 मंथ्स हो चुके थे। ये शायद आखिरी चांस था समैंथा वाइट के पास लाइला को बचाने का। लेकिन इस बार भी वो फेल हो गई और कुछ नहीं कर सकी। इस दिन समैंथा उन बच्चों से मिलने के लिए अपनी रेगुलर विजिट पर गई थी। जब भी कोई केस वर्कर इस तरह से बच्चों से मिलने जाता है तो उन्हें बच्चों के कपड़ों के अंदर भी जांच करनी होती है। उनको देखना होता है कि कपड़ों के नीचे भी बच्चों के शरीर पर कोई निशान ना हो, कोई कट ना हो, कोई ब्रूजेस ना हो, या फिर किसी और तरीके के कोई मार्क ना हो, यानी कि बच्चों के साथ कोई भी अब्यूज ना हो रहा हो। स्पेशली जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, उनके लिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब 2 नवंबर को समैंथा वहां पर गई अपने रेगुलर चेकअप के लिए, तो उस दिन उसे वैसे तो लाइला के कपड़ों के नीचे चेक करना चाहिए था। लेकिन जेनिफर ने उससे कहा कि लाइला सो रही है और अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तब समैंथा ने केवल लाइला के कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसने पाया कि लाइला बेड पर लेटी हुई थी। उसे ऐसा लगा कि लाइला वाकई में सो रही है और उसको मैं डिस्टर्ब ना करूं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो सो रही थी तो जगा कर उसकी जांच की जानी जरूरी थी, या वो सोते हुए ही चेक कर सकती थी। उसने तो लाइला के पास जाकर भी नहीं देखा कि उसकी कंडीशन कैसी है। बस उसने बाहर से ही झांक कर देखा और उसने कहा कि ठीक है, मैं अगले महीने वापस आऊंगी। अगर समैंथा पूरी तरह से लाइला की जांच ना करती, बस उसके पास तक चली जाती, तो उसको साफ साफ दिख जाता कि लाइला इसीलिए बेड पर लेटी है क्योंकि वो बुरी तरीके से घायल है। उसका पूरा शरीर अब ब्रूजेस से कवर्ड हो चुका था और साथ ही अब उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। जेनिफर ने एक एक करके उसके शरीर की पता नहीं कितनी सारी बोन्स को ब्रेक कर दिया था, और लाइला इस कारण लेटी थी क्योंकि उसके अंदर अब हिलने की भी एनर्जी बाकी नहीं थी। लाइला को चेक करना तो दूर की बात है, इसने मिली को भी प्रॉपरली चेक नहीं किया। हालांकि वो सोई हुई नहीं थी, उसकी भी कपड़ों के नीचे जांच की जानी जरूरी थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मिली के साथ यहाँ पर मारपीट नहीं हो रही थी, उसको भी डेली अब्यूज किया जाता था और मिली के शरीर पर भी मल्टीपल ब्रूजेस थे। लेकिन उस दिन यानी कि 2 नवंबर को समैंथा ने ना तो मिली को ठीक से देखा, ना उससे कुछ खास बातचीत की, बस अपना काम निपटाया और वहां से चली गई। इसके बाद 2 वीक्स और बीत गए। अब जेनिफर का बर्थडे आ चुका था। वो अपना 27th बर्थडे अब सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन ये दिन सेलिब्रेट करने लायक नहीं रह गया, क्योंकि इसी दिन एक 911 कॉल आई और ये कॉल खुद जेनिफर ने की थी। इस कॉल में उसने ऑपरेटर को बताया कि उसकी फॉस्टर डॉटर चोक कर रही है, उसके गले में कुछ खाना फंस गया है
और वो सांस नहीं ले पा रही है। उसने कहा कि मैंने बहुत सारी टेक्निक्स उसके ऊपर ट्राई कर ली हैं, वो अभी थोड़ी बहुत सांस ले रही है, लेकिन ठीक से सांस नहीं आ रही है उसकी। अब जेनिफर को इस कॉल में समझाया गया कि उसको क्या करना चाहिए। उससे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था, तो जेनिफर ने बताया कि वो चिकन खा रही थी और ये चिकन उसके गले में फंस गया है। अब ऑपरेटर जेनिफर को बताता रहा कि जब तक मेडिकल इमरजेंसी वाले वहां पर ना पहुंच जाए आपको क्या करना है, किस तरह से उसके एयरवेज आपको अनब्लॉक करने हैं, किस तरह से उसको सीपीआर देना है, ये सब कुछ उसको कॉल में समझाया जा रहा था। लेकिन जब पैरामेडिक्स वहां पर पहुंचे तो वहां की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि 2 इयर्स ओल्ड लाइला जमीन पर पड़ी हुई थी, पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव थी और सिर से लेकर पैर तक वो ब्रूजेस से पूरी तरह से कवर्ड थी। पूरे शरीर पर उसके नील के निशान थे। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर इन्होंने जेनिफर से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ब्रूजिंग नहीं थी। इस बच्ची के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी, जो कि साफ साफ दिख रहा था। अब जब जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, तब इसने कहा कि लाइला तो केवल मेरे पास 2 दिन पहले आई है। वो इससे पहले एक बहुत ही अब्यूजिव फैमिली में रह रही थी और वहां पर उसके साथ ये मारपीट की गई थी। अब पैरामेडिक्स के लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था, उन्हें जेनिफर पर विश्वास करना ही था। उन्होंने लाइला को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको बचाने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। 2 इयर्स ओल्ड लाइला की मौत हो चुकी थी। इन बच्चों में से एक की मौत इस घर में आने के 6 महीने के अंदर ही हो चुकी थी, और ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग बात थी। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि इन बच्चों को कई बार इस घर से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन जिन लोगों के ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी थी, समैंथा वाइट जैसे लोग, उन्होंने अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। वो सिर्फ अपना काम करने का दिखावा करते रहे। बाद में वहां पर जोसेफ भी पहुंच गया, यानी कि जेनिफर का हस्बैंड। उसके साथ 4 इयर्स ओल्ड मिली भी थी। वहां जाकर मिली को पता चला कि उसकी बहन की डेथ हो चुकी है। ये उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा, क्योंकि वो अपनी बहन के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। जब हॉस्पिटल में लाइला की डेड बॉडी की जांच की गई तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए, उतने ही ज्यादा शॉक्ड जितना पैरामेडिक्स के लोग हुए थे। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्हें पता था कि इंजरीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लाइला की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, उसकी आर्म पूरी तरह से डीफॉर्म हो चुकी थी, उसके पेट पर, उसकी इनर थाइस पर मारपीट करने के बहुत सारे निशान मौजूद थे। अब उसकी दोनों आंखों पर चोट लग चुकी थी, यानी कि अब उसकी 2 ब्लैक आईज हो चुकी थी, और बहुत सारे ओपन वुंड्स यानी कि खुले हुए जख्म उसकी बॉडी पर मौजूद थे, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी। उसके कान की जो स्किन होती है वो मिसिंग थी, पता नहीं किस कारण से, उसे किस तरीके से पीटा गया था कि उसके कान की स्किन ही निकल चुकी थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि उसकी डेथ चोकिंग से नहीं हुई थी। उसकी तुरंत ही वहां पर ऑटोप्सी की जा चुकी थी, और इस ऑटोप्सी के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। इस ऑटोप्सी में ही पता चला कि उसके शरीर की और कुछ हड्डियां भी टूटी हुई थी, यहाँ तक कि लाइला की पसली की एक हड्डी भी टूटी हुई थी, यानी कि उसकी रिब टूटी हुई थी। लाइला की बॉडी पर 22 इंजरीज ऐसी थी जो बहुत ज्यादा सीरियस थी। सबसे दुखद बात यह थी कि लाइला की इंटरनल बॉडीज में भी बहुत सारी इंजरीज थी, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स पर भी चोट लगी हुई थी, यानी कि आंतों पर भी चोट लगी हुई थी, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही थी, इंटरनल ब्लीडिंग चल रही थी। और यहां तक कि जेनिफर ने लाइला को इतनी जोर जोर से पीटा था, इतने भारी ऑब्जेक्ट से पीटा था, कि जो लाइला का पैनक्रियाज था वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो चुका था, यानी कि फट चुका था, और ये ही उसकी मौत का कारण बना था। पैनक्रियाज के फट जाने के कारण बहुत ज्यादा ब्लड लूज हो चुका था, और अल्टीमेटली इसी कारण से लाइला मारी जा चुकी थी। अब जैसे ही ऑटोप्सी के रिजल्ट सामने आए, इन लोगों को पता चल चुका था कि जेनिफर और जोसेफ ने ही ये सारा कांड किया है। इनको तुरंत ही वहां पर अरेस्ट कर लिया गया, और तुरंत ही मिली को उस घर से बाहर निकाल लिया गया। मिली को वापस पैट्रिशिया के घर में भेज दिया गया था, जो कि इनकी ओरिजिनल फॉस्टर केयरर थी, जिनके साथ ये बच्चे पहले रहते रहे थे। अब जब मिली पैट्रिशिया के घर में रहने के लिए आई, तो 1-2 दिनों के बाद ही उसने पैट्रिशिया को सारी बातें बतानी धीरे धीरे शुरू कर दी। उसने बताना शुरू किया कि किस तरह से जेनिफर उनको टॉर्चर करती थी। मिली के पूरे शरीर पर भी ब्रूजेस के निशान थे। इसके अलावा उसकी आर्म भी ब्रोकन थी, यानी कि उसके हाथ की हड्डी भी टूटी हुई थी, जो कि जेनिफर ने ही भारी ऑब्जेक्ट से मार मार कर तोड़ी थी। और बाद में इसकी ब्रोकन आर्म का भी इलाज नहीं कराया गया था।
अब जेनिफर और जोसेफ दोनों ही कस्टडी में थे। इनके ऊपर तुरंत ही मर्डर के चार्जेस लगाए गए। अभी अपने ट्रायल का वेट कर रहे थे। लेकिन जेनिफर को अभी भी बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। वो तुरंत ही डिफेंसिव हो गई। उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लायला और मिली के शरीर पर ये इंजरीज पहले से ही थी और इनकी बायोलॉजिकल मदर यानी कि टेसा इनको बुरी तरीके से पीटा करती थी। इस कारण से बच्चे इतने ज्यादा घायल हुए थे। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि टेसा अपने बच्चों से कई महीनों से नहीं मिली थी। बाद में जेनिफर ने एक और अजीब सा ब्लेम लगाया। ये ब्लेम उसने लगाया पैरामेडिक्स पर। उसने कहा कि जब पैरामेडिक्स के लोग वहां पर आए थे, जब उन्होंने लायला के ऊपर सीपीआर करने की कोशिश की थी, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने इतनी जोर जोर से लायला के ऊपर सीपीआर किया कि ये सारी चोटें लायला की बॉडी पर आ गई। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि कितने बेवकूफी भरे एक्सक्यूजेस ये बना रही थी। इसको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ बोलकर मैं बच जाऊंगी। शायद अभी भी उसको ये लग रहा होगा कि मेरे पॉलिटिशियन फ्रेंड्स आएंगे और मुझको यहाँ से निकाल लेंगे। और कहीं ना कहीं जेनिफर के ये जो इन्फ्लुएंशियल दोस्त थे, इन्होंने कहना शुरू किया कि जेनिफर ये सब कुछ नहीं कर सकती। वो तो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। शायद इसने अपनी इमेज ऐसी ही बनाई होगी। ये लोग कह रहे थे कि शायद इसको फंसाया जा रहा है। फिर धीरे धीरे 4 इयर्स बीत गए। अब फाइनली जुलाई 2019 में जेनिफर का और जोसेफ का ट्रायल शुरू हुआ और तब सारा का सारा सच दुनिया के सामने आया। ये जितने भी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस थे जो कि जेनिफर का पक्ष ले रहे थे, अब इनको स्टैंड पर बुलाया गया। इनको लायला की इंजरीज की पिक्चर्स दिखाई गई और जब इन्होंने लायला की कंडीशन को देखा तो इनमें से बहुत सारे लोग वहीं पर रोने लगे और फाइनली इन लोगों ने माना कि जेनिफर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर है। साथ ही लोगों को यह भी पता चला कि सिस्टम किस तरह से फेल हो गया था इन बच्चों को बचाने में। समैंथा वाइट को भी टेस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। जब ये वहां पर आई यानी कि जब स्टैंड पर आई, तब भी उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। उसने कहा कि नहीं, इंजरीज इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। जब मैं इन बच्चों को देखने के लिए जाती थी, बस एक दो ब्रूजेस थे जो वहां पर मौजूद थे। बच्चे इतनी बुरी तरीके से घायल नहीं थे। लेकिन अब सबको समझ में आ चुका था कि समैंथा वाइट ने अपना काम ठीक से नहीं किया था। इसको इसकी जॉब से फायर कर दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं होना चाहिए था। इसके लिए इसको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ इसको इसकी जॉब से निकाल दिया गया और बस सिस्टम ने अपना काम कर लिया। इसको कोई सजा नहीं मिली। इधर जो जोसेफ था वो इस ट्रायल के दौरान बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। इसके ट्रायल में यही पता चला कि इसको सब कुछ पता था, लेकिन ये सब कुछ देखता रहा और इसने इन बच्चों के बचाव में कुछ भी नहीं किया। और कभी कभी इस एब्यूज में वो खुद भी शामिल हो गया था। कभी कभी उसने खुद भी बच्चों की पिटाई की थी। बाद में इन बच्चों की बायोलॉजिकल मदर यानी कि टेसा भी टेस्टिफाई करने के लिए आई। टेसा को अब ये सारी चीजें पता चल चुकी थी कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ था। उसको बहुत ज्यादा इस चीज का दुख था कि उसने पहले अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा और उसके कारण ही उसके बच्चों को इतना ज्यादा झेलना पड़ा। लोग इसके ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि उसने ही जेनिफर को फिक्टिव किनशिप का फायदा पहुंचाया। लेकिन टेसा बस अपने बच्चों के लिए भला चाहती थी। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि जेनिफर कितनी बड़ी मॉन्स्टर है। वहां पर मिली भी आई। मिली ने भी अपनी गवाही दी, एविडेंसेस दिए और इस समय तक ये 9 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी। जब मिली स्टैंड पर आई तो डिफेंस टीम ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि मिली को एज अ गवाह वहां पर प्रस्तुत ना होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी गवाही अनरिलायबल है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। सबने उसकी गवाही को सुना और सबको पता था कि वो सच बोल रही है और उसकी गवाही बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। फाइनली जेनिफर और जोसेफ दोनों को गिल्टी पाया गया। जेनिफर को लाइफ इन प्रिजन की सजा मिली जिसमें पैरोल की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इधर जोसेफ को 50 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। मुझे ऐसा लगता है कि जेनिफर को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि वहां पर मौत की सजा ना दी जाती हो सकता है कि वहां पर मौत की सजा पर फिलहाल रोक लगी हुई हो। लेकिन जो कुछ भी हो, जेनिफर को मुझे ऐसा लगता है कि अब सारी जिंदगी जेल में रहना है और शायद वहां रहकर उसको अपने किए पर पछतावा भी होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते मैं एक बार फिर से लाइला को याद करना चाहूंगी। वो एक बहुत ही स्वीट गर्ल थी। अपने टॉय किचन सेट से खेलना उसे बहुत पसंद था। उसे टीवी कार्टून्स देखना काफी पसंद था और मुझे ऐसा लगता है कि बस उसे कुछ लव और केयर की जरूरत थी, जो कि ना तो उसे अपनी बायोलॉजिकल माँ से मिला और ना ही अपनी फॉस्टर मदर से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज एक एक कमेंट भी कर दीजिएगा।
Thank you so much for listening to my stories. Thank you so much.